अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात चल रहा था कॉमर्शियल लॉ एंड बिजनेस लॉ पे हम लोग बेसिकली डिस्कशंस कर रहे थे। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जस्ट सेकंड क्लास है। तो इससे पहले जो क्लास हुआ है एकदम छोटा सा इंट्रो हुआ था सेल ऑफ गुड्स का, कि जैसे कि वी ऑल नो कि दुनिया भर में जो बिजनेस चलता है ना, दुनिया भर में बिजनेस चलता है, अपने कंट्री के अंदर बिजनेस चलता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बिजनेस चलता है। तो बिजनेस इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसमें गुड्स एंड सर्विस का व्यापार जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बिजनेस व्यवसाय भी कहते हैं। तो गुड्स का बिजनेस हो, सर्विस का बिजनेस हो, या फिर आपका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे हो, बट बिजनेस एक गजब का चीज है जो कॉमर्स में आप लोगों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिजनेस करना तो आता ही नहीं है आजकल मैक्सिमम को, सब तो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। आप बात समझ रहे हो ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 130 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उसमें हार्डली 1 करोड़ को भी बिजनेस करना आ जाता है ना, आज शायद इंडिया का मतलब किस्मत बदल जाता है। कोई बात नहीं सर, किस्मत बदलना आज नहीं तो कल बदलेगा, बट फैक्ट इज दैट कि ये जो चैप्टर है, दैट इज ये जो कॉमर्शियल एंड बिजनेस लॉ का जो चैप्टर में करेंटली हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेन किरदार रही है कि बिजनेस को करने के लिए जो भी लॉ का जरूरत होता है, तो वो लॉ है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब सिर्फ सिर्फ किसी को सामान बेचना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचने के बाद भी काफी सारा पॉइंट होता है। ये जैसे कि आई होप आप समझोगे, कुछ दिन जस्ट फ्यू डेज लेटर आप लोग मेरे से ज्यादा खबर रखते हो, ऐसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, कोलकाता में दुर्गा पूजा, ऑल ओवर इंडिया में दिवाली आ जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ पे। तो ठीक है, कोविड का टाइम है, लेकिन फिर भी लोग अपना जिसका जितना मतलब हैसियत है उसके हिसाब से वो लोग सेल बाय करेगा ना। मतलब फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल होगा, अमेजन का क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल बोलते हैं, अमेजन में क्या बोलते हैं, किसी को पता होगा? also the Great Indian Festival ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन सेल फेस्टिवल। हाँ सर, ग्रेट इंडियन सेल फेस्टिवल। ग्रेट इंडियन सेल फेस्टिवल। तो ये देखिए सेल का, ठीक है, बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन डे सेल फेस्टिवल। तो मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके सेल आ जाता है। तो ये सेल सिर्फ करने से नहीं हो जाता, सेल के ऊपर एक्ट भी है, ठीक है। तो वही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, जो कॉमर्शियल लॉ में बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बिजनेस का एक हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है, आपको बड़ा मजा आने वाला है कि जो बिजनेस के बारे में आज हम लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तब बिजनेस एक गजब लेवल में होता था। 2 मिनट का कुछ क्लिपिंग्स में आपको शो करूंगा, आपको मजा आएगा, सीरियसली मजा आएगा कि जिस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे जब इवन शिप का भी मतलब शिप मतलब जहाज से भी व्यापार नहीं हुआ था, मतलब इंसान को ना मतलब पानी का रास्ता भी उनको डर लगता था। उस टाइम पे किस तरह से बिजनेस लेवल पे एकदम ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब पूरा दुनिया भर में क्या कॉन्सेप्ट चलता था। एक सिल्क रूट बोल के होता था जिसके थ्रू से सेल ऑफ गुड्स होता था। तो मैं आपको वो थोड़ा दिखाना चाहूंगा, तो ताकि आपको बिजनेस के बारे में एक बहुत पुराना हिस्ट्री का एक समझ आ जाए। और फिर तो एक्ट तो है ही, जो लॉ का पार्ट है उसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग एंट्री लेंगे। ओके ओके ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आपको जो भी चीज मुझे शो करना है, काफी सारा मैटर आपके साथ डिस्कस करना है, आप एक बार जरूर देखिए। ओके, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर किया। मैं आपको एक जो रूट में आपको बताना चाह रहा था, बस एक छोटा सा मैटर है, आप देखिए गजब का पॉइंट है। मतलब पॉइंट में इसलिए गजब बोल रहा हूँ कि ये सिल्क रोड के बारे में मैं आपको इसलिए कहा क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज काफी मॉडर्न है, 1930s में आया है, ठीक है। ये इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में आया था। तो और ब्रिटिश लोग तो अपने अपने कंट्रीज में ये सब काफी पहले ही लगा चुका था, बिकॉज ये मॉडर्न लॉ के थ्रू से हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि ब्रिटिश लोग ने तो लगाया ही है, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट ये काफी पुराना है। द सिल्क रोड एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू से ट्रेड रूट्स, ठीक है, मैं आपको सेल का बात कर रहा हूं, तो ट्रेड बिना तो सेल नहीं होगा। आई होप आप बात समझ रहे हो कि
अगर सेल करना है तो ट्रेड तो करना होगा, बिकॉज ट्रेड का एक सिंपल, ट्रेड का मतलब क्या है बोलिए तो? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मतलब अगर आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, तभी जाके ट्रेड होगा। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हार्ट है, ये मतलब आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले कैसे होता था, इसका एक आइडिया आपको होना चाहिए। तभी आप आज की डेट में बिजनेस करना काफी आसान भी हुआ है, और एक्ट भी कॉम्पिटिटिवली काफी कॉम्प्लेक्स हुआ है। बिजनेस हुआ आसान, लेकिन एक्ट हुआ टफ। ये क्यों? ठीक है, तो इसका भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे मैं आपको ट्रेड रूट दिखा रहा था अभी, ठीक है, मैं आपको अभी शो करूंगा, वेट फ्यू मिनट्स, मैं आपको अभी बताऊंगा ट्रेड रूट। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है, ये शेयर मार्केट में भी आप लोग ये वर्ड बहुत सुनते हो, ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ये बाई सेल आज से 2000 साल पहले, स्पेशली इंटरनेशनल केस में बता रहा हूं आपको, इंटरनेशनल केस में। अच्छा, थोड़ा मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज है, अगर बाई चांस नेटवर्क मतलब चला जाता है तो आप लोग स्टे कनेक्ट रहना या फिर रिज्वाइन करना, ठीक है? मतलब जाएगा नहीं, मे बी फ्लक्चुएट होगा बीच में, मैं थोड़ा बोल दिया स्टार्टिंग से ही, नहीं तो आप लोग थोड़ा चिंता में पड़ जाओगे। अगर बाई चांस कनेक्शन टूटता है तो आप लोग या तो स्टे हो जाना, मतलब अगर आप लोग कनेक्टेड रहोगे तो। अगर बाई चांस कनेक्टेड नहीं रहोगे तो फिर रिज्वाइन कर लेना उसी लिंक के थ्रू से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया बाइंग एंड सेलिंग। तो आज से काफी पुराना टाइम पहले किस तरह से ट्रेड होता था, ये देखो, ये है सिल्क रूट, ठीक है, मैं आपको अभी शो करता हूँ। दिस इज द सिल्क रूट। इसमें मैं आपको इंडिया में दिखाने वाला हूँ, करेंटली मैं आपको वर्ल्ड का रूट दिखा रहा हूँ। ये सिल्क रूट है, ये वेराइटीज, मतलब बहुत सारा एरिया है यहाँ से, ये दुनिया देख रहे हैं आप, ये पुराना, बहुत पुराना मैप है एक, जो ईस्ट से लेके एकदम चाइना या जापान के एकदम ईस्ट से लेके दुनिया को पूरा कनेक्ट करता था, जिसपे इंडिया का ये पार्ट से मेनली वर्ल्ड में बिजनेस होता था, दिस पार्ट ऑफ इंडिया से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होता था, आप देखो तो आपको मजा आएगा। मैं आपको बस एक छोटा सा चीज दिखाऊंगा। क्या आप लोग सिल्क रूट देख पा रहे हो? यहाँ पर मैंने टाइप किया था सिल्क रूट। मैं आपको भी रूट एक बार दिखाना चाहता हूँ, जो आज भी है। अगर कभी आप इंडिया में सिक्किम घूमने जाते हो, तो अगर किसी ने गया भी हो तो शायद उनको दिखा होगा कि सिल्क रूट स्टिल आज भी है। ये देखो, जो वो पुराना रूट मैं आपको दिखा रहा था ना, उसी सिस्टम का रूट आज भी अवेलेबल है। आज तो ये देखने लायक है, आज इस रूट से बिजनेस एज सच होता नहीं है, ठीक है? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ? हेलो? है दादा। हाँ, एग्जैक्टली, ये जो रोड उस टाइम पे बना था ना, हिमालय की चोटी में, तिब्बत होके इंडिया के ऊपर से सिक्किम होके, ठीक है, तो ये जो रूट दिख रहे हो ना, ये पूरा नॉर्थ से साउथ, मतलब पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा था, ठीक है? पूरा वर्ल्ड को, सिक्किम सिल्क रोड देख रहे हैं आप, ठीक है? इस तरह से बिजनेस के लिए रूट बना गया था। तो और भी इम्पोर्टेंट क्या जानते हैं ना, मतलब यहाँ रहने के लिए जगह होता था, ठीक है? और ये तो आज की डेट में तो काफी टाउन बन चुका है, उस टाइम पे टाउन तो था नहीं, बट रास्ते रास्ते पे बैठने का जगह, मतलब बिजनेस का जो डेवलपमेंट है, जो मैं बेसिकली आपको, ये जो मैं मैप से आपको बता रहा हूँ, उसी का मैंने आपको एक पुराना रूट का, जो आज यहाँ पर लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, वो मैं बस आपको 2 सेकंड के लिए दिखाया कि ये बिजनेस का जो सिस्टम है, ये काफी पुराना है। जो सिल्क रूट से मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश किया कि बहुत पुराना है ये कॉन्सेप्ट। तो चलो कोई बात नहीं, आपको जितना मुझे जैसे आपको एक बताना था, तो चलो अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट एक्ट में, ठीक है? डायरेक्ट एक्ट में पहुंचेंगे और कुछ गजब का पॉइंट में डिस्कस करना है। क्या आप सबको स्लाइड शो हो रहा है? हाँ सर। यस सर।
देखो तो पॉइंट क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, इस पे मैंने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, तो जिसका मिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है उनके लिए तो बैकअप है, ठीक है, उनके लिए बैकअप है, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आज ये इंट्रोडक्टरी पार्टी है, ज्यादा कुछ मैंने बोला नहीं था, तो चलो बेसिकली ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मुझे क्या करना है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा लास्ट क्लास मिस था, तो मैं एक बार फटाफट आपको बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस करना है ना तो आपको एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आप समझ ही रहे हो कि कोई एक बंदा होगा जो सेलर होगा, तो जैसे यहाँ पर ये सेलर है जो अपना प्रोडक्ट लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई आओ मेरे दुकान में सामान लेके जाओ, एकदम सिंपल है। तो ये बंदे के ऊपर ही ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं, मतलब जो उसी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, मतलब ताकि सेलर जो है ये मतलब लीगली बिजनेस कर पाए, इनका बिजनेस लीगली चले, ये किसी भी तरह का लोगों को लूटे ना, ठीक है, लोगों के साथ चीटिंग ना करे, या फिर जो बायर है, ठीक है, बायर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सेलर के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑब्वियसली कनेक्ट करता है, बट बायर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी चीज बनाया जाता है एक्ट के अंदर उसमें बायर, क्योंकि बिना बायर का सेलर का कोई काम थोड़ी है। आप बोलो कि आप दुकान में एज ए सेलर बैठे हो और आपके दुकान में बायर नहीं आता है, तो फिर आपका बिजनेस में सेल ही तो होगा नहीं। आप कितना भी आपने आपको दुकानदार बोल दो, बट आप जब तक बायर नहीं आएगा आप किस तरह का दुकानदार बने। इज दिस पॉइंट कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे बताना, आप छोटा दुकान है डजंट मैटर, बट जब तक बायर नहीं होगा तब तक आपको कौन सेलर कहेगा? प्लीज टेल मी, यस और नो? ओके सर। तो अल्टीमेटली तो क्योंकि बिना बायर का सेलर का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बायर के नजरिए से भी ना काफी वाइटल पॉइंट है। तो स्पेशल जो पॉइंट्स में मेनली आपको मैं बताने वाला हूँ उसमें जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको जैसे बायर के साथ सेलर का कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, ठीक है। जैसे आप कभी फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो तो फ्लिपकार्ट में जैसे आप कोई चीज, जैसे बिग बिलियन डे सेल 16 को आ रहा है, ठीक है, बिग बिलियन डे सेल, ये उनका एक नाम है सेल करने का, आप लोग काफी कनेक्टेड हो, दैट्स व्हाई मैं ये यूज कर रहा हूँ। बिग बिलियन डे सेल, बिग बाजार का आता था ना कि महा बचत बाजार ऐसा करके बिग बाजार का आता था, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है, सब डिजिटल में आ चुका है। तो बिग बिलियन डे सेल में जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करोगे एज ए बायर, आप मानो कि ये फ्लिपकार्ट का ही एक सेलर है, ठीक है, ऐसे ये पीला पीला है, फ्लिपकार्ट का भी पीला पीला होता है, आई डोंट नो ये फ्लिपकार्ट का है कि नहीं, बट मैं बस एक से फॉर एग्जांपल, मैं फ्लिपकार्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सर, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बिग बिलियन डे सेल है, आप एज ए बायर फ्लिपकार्ट में कुछ प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ऑर्डर किए हो, तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो क्या आपके साथ फ्लिपकार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस और नो? यस और नो? अगर आप कुछ भी फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो तो क्या फ्लिपकार्ट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस सर, होता है। अब अगर आप सीओडी करते हो, ठीक है, या पीओडी करते हो, दोनों चीज आजकल चलता है, मतलब सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी, पीओडी का मतलब होता है पे ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो अगर आप सीओडी करो पीओडी करो दोनों सेम पॉइंट है, या फिर अगर आप पहले से ही पेमेंट कर देते हो, मतलब प्रीपेड मतलब क्या होता है कि आप अपना पेमेंट ऑलरेडी बैंक अकाउंट के थ्रू से पेमेंट कर चुके हो, तो अगर आपका पेमेंट पहले कंप्लीट हो चुका है तो फ्लिपकार्ट इज लायबल टू डिलीवर दी प्रोडक्ट, मतलब एकदम लायबिलिटी मस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप पेमेंट ना भी करते तो भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर किया तो ऑब्वियसली आपके साथ उनका एग्रीमेंट बना है, ठीक है, आपके साथ उनका एग्रीमेंट बना है। फिर वो अपना प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करेगा, प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, गुड्स रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा, और जैसे ही आपका सभी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हर एक पॉइंट एप्लीकेबल होगा, तो भी जाके आपका गुड्स जो है सेल ऑफ गुड्स का कंप्लीट मैटर कनेक्टेड होगा। आप एक बायर होंगे, वो एक सेलर होगा, इमीडिएट ट्रांसफर होगा तो सेल बोलेंगे, येट टू बी ट्रांसफर्ड एग्रीमेंट होगा तो भी हो सकता है, मतलब अभी नहीं फ्यूचर में होगा, मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ इमीडिएट ट्रांसफर क्या होता है, येट टू बी ट्रांसफर्ड एग्रीमेंट क्या होता है। मनी कंसिडरेशंस, हमेशा सेल के लिए, सेल के बदले में कुछ बदले में होना चाहिए, मतलब बिना पैसा का तो कुछ नहीं होगा ना, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, तो कुछ भी रिटर्न में होगा। गुड्स में कुछ एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, फ्यूचर गुड्स होता है, कंटिंजेंट गुड्स होता है, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन होता है, ये सारा का सारा मैटर मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। तो
इसमें कुछ पॉइंट मेरा एकदम इंट्रो क्लास में बोला हुआ है। आज मैं एक स्पेशल मैटर पे आपके साथ बात करूंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जो आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो आप ध्यान से सुनो और बड़ा मजा भी लो, ठीक है। तो चलो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चलता हूँ, और ये जो मैंने आपको अभी समझाया ये सारा का सारा मुझे आपको धीरे धीरे समझाना है, लेकिन फिलहाल मैं आज के पॉइंट में थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। टुडेज पॉइंट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्या है पॉइंट? सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। ये आपको शायद सुनने में गजब लग रहा होगा कि सर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, मतलब कितना डिफरेंस हो जाता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक बंदा आपको एक की चेन दे रहा है और बदले में वो एग्रीमेंट कर रहा है आपके साथ, और इस पॉइंट पे आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट वो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है और आप बदले में उसको पेमेंट कर रहे हो। क्या आपने ये दोनों इमेज देख पा रहे हो सर? ये इमेज मैंने ऐसे ही नहीं दे दिया, आपको समझाने के लिए दिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो आपको की चेन दे रहा है, भाई घर का चाबी लो या फिर गाड़ी का चाबी लो, घर का चाबी हो या गाड़ी का चाबी हो, बदले में वो एग्रीमेंट पेपर दे रहा है, और इस केस में आप उनको पेमेंट कर रहे हो और वो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पकड़ के दे रहा है। क्या बात कुछ समझ में आ रहा है? हेलो सर, प्लीज टेल मी। यस सर। अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो अभी पॉइंट को थोड़ा जोरदार समझना है। तो अगर जोरदार कैसे समझेंगे, देखो सेल एंड एग्रीमेंट सेल में जोरदार क्या मैटर है, इसमें आचार्य चाणक्य का एक बहुत बड़ा खेल भी समझना है सर, ठीक है। ओके, सब धीरे धीरे बताते हैं, ध्यान से सुनो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer of existing, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer, ठीक है, the property in goods to the buyer for a price, मतलब आपको एक दाम पे जो बायर है वो कुछ चीज आपको ट्रांसफर करेगा। There may be a contract of sale between one part of owner and another. There may be a contract of sale between one party ओनर एंड अनदर, मतलब एक जन होगा ओनर, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं मानूं ये अगर ओनर है तो ये एक अनदर पार्टी है, या फिर इस केस में अगर मैं मानूं ये अगर ओनर है तो ये एक अनदर पार्टी है, एकदम सिंपल है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। मतलब मैं आपको धीरे समझाता हूँ। तो ये सेक्शन 4 का खेल है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये 1930 में ब्रिटिश लाया था इंडिया में। उसके बाद हम लोग थोड़ा अमेंडमेंट किए, ठीक है। अमेंडमेंट करके हम लोग अपने हिसाब से ये बिजनेस करने का जो गुड्स का सेल ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स बेचने का जो एक्ट है उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called the sale, but where the transfer of the property in the good is to take place at a future time. अगर ये फ्यूचर में सेल होगा, the subject some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. मैं आपको बहुत धीरे से समझाऊंगा, डोंट वरी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरह का हो सकता है, मतलब सेल भी दो तरह का होगा, एक सेल होगा और एक एग्रीमेंट टू सेल होगा। सेक्शन 4 सेक्शन को थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में जब आप लिखोगे आपको एक सेक्शंस करके भी लिखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे सेक्शन पूछता भी है, तो इसलिए सेक्शंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको समरिटिकली समझाता हूँ और थोड़ा डिफरेंस करके भी वर्सेस करके समझाता हूँ, मतलब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में थोड़ा मतलब घमासान युद्ध लगाता हूँ कि भाई क्या है, देखो दोनों का फर्क कितना है। ओके सर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जो एक समरिटिकली यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस का बेसिस आपको समझना पड़ेगा कि किस बेसिस में मैं दोनों के बीच में फर्क करूंगा, ठीक है। तो एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच, लायबिलिटी ऑफ पार्टीज, बर्डन ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ राइट, राइट ऑफ रीसेल। अभी सुन के थोड़ा कैसा लग रहा है, बट एकदम कुछ भी खेल नहीं है, ध्यान से सुनो। द सेल का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली। अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखोगे, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखो
यहाँ पर एक इमेज था, इस इमेज पे अगर आप देखो कि ये पेमेंट कर रहा है और इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये इमेज आपको इतना बता रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर इमीडिएटली हो रहा है? ये इसके तरफ से डॉलर में हो या रुपीस में हो, जिस कंट्री जैसा कंट्री हो ऐसा पेमेंट तो करेगा। रुपीस में डॉलर में जो भी दाम है इसका, अगर 50 लाख है तो 50 लाख, तो 50 लाख, 1 करोड़ तो 1 करोड़, ये पेमेंट कर रहा है, बदले में ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर रहा है। और ये बदले में क्या दे रहा है? पेमेंट कर रहा है। जो पेमेंट करता है ना, इसको कहता है कंसिडरेशन। इन दोनों केस में कंसिडरेशन क्या है? ये दोनों केस में कंसिडरेशन ये है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसका कंसिडरेशन है मनी, जो ये इसको मिल रहा है। तो इसके लिए कंसिडरेशन इज मनी, कंसिडरेशन इज मनी फॉर द प्रॉपर्टी ओनर। एंड जो बाय कर रहा है, मतलब जो बायर है, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? प्रॉपर्टी। इसके लिए कंसिडरेशन प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी इसको मिल रहा है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसको बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो उसका कंसिडरेशन है। और जो मनी दे के प्रॉपर्टी ले रहा है उसके लिए कंसिडरेशन प्रॉपर्टी है। सिंपल खेल है, ठीक है? ओके, तो ये सेल है, सिंपल सेल है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल में फर्क होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। एक सेकेंड। तो सेल और एग्रीमेंट में अगर आप फर्क जो देख रहे थे, तो देखो, तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली हुआ था। इस केस में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के केस में आपको तुरंत नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब एक बायर होगा, ऑब्वियसली एक बायर होगा। सपोज ये एक बायर है और ये एक सेलर है। मेरा ड्राइंग बहुत गजब का है, तारीफ करने वाला। आप लोग हंसना जरूर, बट जोर से नहीं, ठीक है? जोर से नहीं हंसना है आप लोगों को, ठीक है? तो ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है? तो मजाक कर रहा था सर, आपको समझ में आ ही गया है। तो ये बायर है और ये सेलर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा ना, ये किसी फ्यूचर डेट पे होगा, ठीक है? मतलब कौन करेगा? ऑब्वियसली सेलर ट्रांसफर करेगा बायर को, लेकिन जब ट्रांसफर होगा वो फ्यूचर डेट पे होगा या फिर किसी कंडीशंस के थ्रू से होगा, ठीक है? मतलब अभी का अभी नहीं होगा। एग्रीमेंट टू सेल अभी का अभी नहीं होता है। मैं आपको आगे समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। मैं आपको अभी बताया कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब जो बायर है वो, जैसे कि अगर मैं प्रॉपर्टी ये सेल कर रहा था, तो ये प्रॉपर्टी था बायर के लिए, मतलब बायर जो है उसके लिए प्रॉपर्टी कंसिडरेशन, और जो सेलर है उसके लिए मनी कंसिडरेशन जो इसको मिल रहा था, जो मैंने आपको अभी डॉलर के थ्रू से दिखा रहा था। It is an executory contract, that is contract for which consideration is to be paid at future date. मतलब एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है कि जो कंसिडरेशन है वो अभी नहीं मिलेगा। दोनों के केस में एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है, एग्जीक्यूटरी का मतलब सिंपल होता है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी का मतलब है कि भाई दोनों तरफ से बाकी है। ऐसा बाकी मतलब दोनों तरफ से पेंडिंग, ठीक है? मतलब अगर बायर ने भी मनी ट्रांसफर नहीं किया और सेलर ने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, इसने भी मनी ट्रांसफर नहीं किया और इसने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है? ऐसा होता है ना। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मानो कि आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है? आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आप फ्लिपकार्ट से ये लैपटॉप कीबोर्ड कुछ निकला है मेरे यहाँ पर,
सपोज ये कीबोर्ड ही आप परचेज करना चाहते हो, आपने यहाँ पर ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, तो अगर आप ये कीबोर्ड परचेज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करोगे। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब आपने भी पेमेंट नहीं किया और फ्लिपकार्ट ने भी आपको दिया नहीं, आपने भी पेमेंट नहीं किया और फ्लिपकार्ट ने भी अभी तक आपको पहुंचाया नहीं, तो दोनों का कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि फ्लिपकार्ट आपको बोल रहा है कि मैं एक सर्टेन टाइम के बाद ही आपको दूंगा, और आप भी बोल रहे हो कि जब आप मेरे घर पे डिलीवरी करोगे तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, दोनों के बीच पे एक सर्टेन, जैसे मैं ये यहाँ पर क्या डेट दिखा रहा है, डिलीवरी बाई 19 अक्टूबर, दिस इज माई कोलकाता एड्रेस में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं अपना नेटिव वाला एड्रेस में दिखाऊं जहां पर मेरा माँ पापा रहते हैं, ये दिखा रहा है 21 अक्टूबर को ये पहुंचेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो अलग अलग जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कहाँ कब पहुंचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि दोनों तरफ से पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर मानो कि आप ऑलरेडी बाय करने के टाइम पे पेमेंट कर देते हो, सीओडी नहीं करते हो, आप डायरेक्ट पेमेंट कर देते हो, आप बात समझ रहे हो, आप अगर डायरेक्ट पेमेंट कर देते हो, सपोज मानो कि यहाँ पर आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपके तरफ से काम कंप्लीट, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अभी तक आपको डिलीवरी नहीं किया तो भी एग्जीक्यूटरी। लेकिन जब जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं ना, किसी भी नॉर्मल शॉप में, चलो फ्लिपकार्ट में नहीं, किसी नॉर्मल शॉप में चलते हैं, किसी नॉर्मल जो फिजिकल शॉप होता है, तो शॉप में जाएंगे, शॉप में जाके हमें जो चाहिए हम वो खरीद के लाएंगे। जैसे ही मैंने, जैसे मानो कि ये शॉप पे मैं गया और ये शॉप में जाके मैं एकदम डायरेक्ट उनको पेमेंट किया और वो भी डायरेक्ट मुझे जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए था हमें दे दिया। दिस इज सिंपली, दिस इज सेल, दिस इज सिंपली सेल। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है, कुछ फ्यूचर कंडीशंस हो रहा है, या तो किसी के तरफ से पेमेंट बाकी है, या तो किसी के तरफ से प्रोडक्ट का डिलीवरी करना बाकी है। आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है, प्लीज टेल मी। ऐसा तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कुछ इस तरह का होता है। एग्रीमेंट टू सेल का एक गजब का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो एग्जांपल में जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई होप आपको क्लैरिटी आ गया भाई, ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, जैसे कि नॉर्मल दुकान में होते हैं, बट प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस, एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टी की तरफ से काम कंप्लीटेड है, मतलब बायर ने भी पेमेंट कर दिया, ठीक है, बायर ने भी पेमेंट कर दिया, बायर ने पेमेंट कर दिया और सेलर ने भी प्रॉपर्टी या जो भी गुड्स उसका है, सेलर ने भी वो ट्रांसफर कर दिया, सेलर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, बायर ने भी पेमेंट कर दिया। तो जब दोनों तरफ से काम एकदम कंप्लीट होता है ना, उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये भी आप अब जान लो, ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है कि जब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड होता है, जब दो पार्टी में दो तरफ से दो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एक तरफ कोई बिग कंपनी है, ठीक है, जब अगर कोई आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक तरफ होता है कोई बड़ा कंपनी, दूसरा तरफ होता है एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक तरफ है कंपनी, दूसरा तरफ है इंडिविजुअल, तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ भी इंडिविजुअल का हो सकता है, लेकिन पार्टी तो दो होना चाहिए, 2 parties मस्ट बी देयर, ठीक है। अब पार्टी के बीच में 2 ही जन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक तरफ 1 जन भी हो सकता है, दूसरी तरफ 100 जन भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन पार्टीज होना जरूरी है। तो मिनिमम 2 पार्टी, सिंगल आप खुद ही खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप खुद ही खुद को कुछ बेच नहीं सकते। मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के क्लास में, जो लोग इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो मैं वहां पर आपको एक एग्जांपल दिया था कि खुद ही खुद को सेल नहीं किया जा सकता। आई होप आपको काफी पुराना क्लास था, याद होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब खुद ही खुद को सेल नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, ये एक मूवी है सारे जहां से महंगा बोल के, आप वहां पर देखना कि खुद ही खुद को सेल कर रहा था, ठीक है। क्या नाम बोले मैंने, सारे जहां से महंगा, गजब का मूवी है ये। फेमस बिहार का एक फेमस एक्टर है जो बॉलीवुड में काम करते हैं, बहुत गजब का काम करते हैं, संजय मिश्रा, नाम सुने होंगे आप लोग क्या? यस सर। सारे जहां से महंगा, तो संजय मिश्रा जी का मूवी है, गजब का मूवी है। वहां पर उन्होंने दिखाया कि बिजनेस का लोन मिला था और लोन से
वो अपना दुकान बनाया था, लेकिन दुकान घर के लिए बनाया था, मतलब जो भी वो दुकान में होता था सिर्फ अपने घर के लिए यूज करता था, क्योंकि रोज रोज प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है तो उनको चिंता है कि अपना इनकम नहीं बढ़ता है लेकिन चीजों का दाम बढ़ जाता है, तो उससे अच्छा है कि अभी हर एक चीज खरीद के रख लेते हैं। और लेकिन लोन मिला था बिजनेस करने के लिए, तब जो लोन डिपार्टमेंट से लोग आके पूछता था कि भाई पैसा का क्या कर रहे हो, तो वो खुद से मतलब अपना ही रिलेटिव को बोलता था आओ और दुकान में लाइन लगाओ, और अपनी ही चीज दुकान को पैसा देके और अपने घर में प्रोडक्ट लेके चला जाता है। तो वैसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दिस इज अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये मूवी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो नहीं बताया, बट गजब का कॉमेडी के साथ बिजनेस और लोन के ऊपर एक गजब का कॉम्बिनेशन है, जरूर देखना, रिकमेंडेड मूवी है, एजुकेशनल पर्पस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो रेमेडीज फॉर ब्रीच में बात करते हैं। द सेलर कैन सू द बायर, ठीक है, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयरिन टू द बायर, ठीक है, मतलब इस केस में सेलर बायर को केस कर सकता है अगर प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो पेमेंट ना करता है। The seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer. Because सेल के केस में क्या होता है कि सपोज मानो मैं आपको बताता हूं कि ये एक सेलर है, ठीक है, दिस इज अ सेलर और ये एक बायर है। अब ये सेलर है, ये बायर है, सेल हो चुका है प्रोडक्ट, ठीक है, तो सेल हो चुका है का मतलब क्या है, सेल कंप्लीटेड है, दैट मीन्स इसने भी पेमेंट कर दिया है और इसने भी प्रोडक्ट ट्रांसफर कर चुका है, प्रोडक्ट ट्रांसफर कर चुका है। तो क्या कहता है, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयरिन टू द बायर, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है इसके पास, मतलब सेलर के तरफ से बायर के पास तो प्रोडक्ट आ चुका है। इसका डिफरेंस आप यहां से देखो, the aggrieved party can sue for damages only and not for the price unless the price was payable at the stated date। मतलब फ्यूचर, ये एग्रीमेंट टू सेल क्या है, फ्यूचर एग्रीमेंट में होता है। मैं इसको एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको दोनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपको चाणक्य का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक जमीन लेना है, फार्म लैंड, चलो एक फार्म लैंड लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप लोगों को फार्म का लैंड दिख रहा है, ठीक है, ये एक फार्मिंग लैंड है जहां पर खेती हो रहा है। तो आचार्य चाणक्य क्या करता था, मैं आपको बता दूं कि चाणक्य 2000 आज से 3000 बीसी का बात है, ठीक है, मतलब ये कब का बात है जानते हो, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध में सम्राट हुआ करते थे, सम्राट अशोका के टाइम का भी बात मैं कर रहा हूँ, जिस टाइम पे इंडिया एग्जैक्टली बना था, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता था कि चाणक्य, और उस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड में लीड करता था, इंडिया वर्ल्ड में लीड करता था, मतलब इंडिया का उस टाइम का जो बिजनेस सिनारियो था दुनिया भर में गजब का था। तो चाणक्य गजब का खेल करता था। तो जैसे कि आप लोगों को अगर पता होगा तो ये चाणक्य ना ये रीजियन में राज करता था, ये नेपाल, बिहार, ठीक है, झारखंड, बंगाल का कुछ पार्ट, ठीक है, तो इसको मगध कहा जाता था। मगध छोड़ के और भी अलग अलग राज्य हुआ करता था। तो ये मगध में क्या करता था चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, बेसिकली इस पूरा का पूरा चिंता चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, चाणक्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य तो राज कार्य संभालता था। तो चाणक्य आप लोग जानते हो अर्थनीति में क्या दिमाग वाले थे, तो उनका दिमाग गजब का काम करता था। सपोज उनको कभी लगता है कि भाई मगध में इस बार खेती ज्यादा अच्छा होगा कंपेरेटिवली, में से मानो कि यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो ये एक अलग राज्य हुआ करता था। तो महाराष्ट्र में अगर खेती अच्छा नहीं होगा उनको पता चल जाता था, बिकॉज उनके पास वेदर रिपोर्ट पहुंचता था अपने, मतलब जो भी अनुचर है जिनके थ्रू से खबर मिलता था, तो उनको खबर है कि भाई महाराष्ट्र में बारिश कम हुआ है या फिर कम होने वाला है। तो वो क्या करता था, मतलब मगध एरिया का जो भी किसान होता था ना, उससे पहले ही प्री कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस प्रोडक्ट को खरीद लेता था। लेकिन ये जैसे जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये खेती में जो भी चावल का खेती हो या फिर आपका गेहूं का खेती हो, यह अभी बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स पहले एग्रीमेंट तो सेल हो रहा है, सेल अभी नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो अभी खेती बन नहीं गया ना, चावल बना नहीं है, बनेगा। कब बनेगा? 3 से 4 मंथ, 3 से 4 मंथ बाद बनेगा, अभी नहीं बनेगा, 3-4 महीने का टाइम लगेगा। तो जब 3-4 मंथ बाद चावल होगा उसके बाद सेल होगा। तो फिर चाणक्य अभी इस किसान के साथ क्या कर रहा है,
चाणक्य इस किसान के साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट टू सेल ही तो कर रहा है। मतलब ये किसान बेसिकली चाणक्य के साथ ये कर रहा है कि वो एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, एक प्री रेट में अपना प्रोडक्ट वो खरीद लेता है किसान से। इससे किसान का क्या बेनिफिट होता है कि किसान का लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। एटलीस्ट ये तो जरूर है कि भाई लॉस नहीं होगा क्योंकि उसका सामान बिक चुका है। नॉर्मली किसान को ये चिंता होता है कि भाई खेती करने के बाद बेचने के टाइम पे दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो मेरा फसल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पहले से एग्रीमेंट है तो फिर कुछ ना कुछ पेमेंट तो मिला होगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट चाणक्य लेता था और यहाँ से काफी लो रेट में प्रोडक्ट उठाता था। फिर वो प्रोडक्ट वो अपने मतलब सम्राट अशोका के मतलब या चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोषागार होता था, ट्रेजरी में रखता था, और फिर वही चीज समय आने पर ज्यादा दाम पे दूसरे स्टेट को बेचता था, जिसमें मगध का बेनिफिट होता था। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट टू सेल का एक गजब का एग्जांपल, मतलब अपने स्टेट का, अपने कंट्री का बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक गजब का कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट टू सेल। इस तरह का कॉन्सेप्ट चाणक्य आज से 2500 साल पहले करता था। चाणक्य कोई आज का खेल नहीं है सर। ये मगध एरिया जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आज से 2500 साल पहले हुआ करता था, मतलब करीब 365 BC, मतलब तब जीसस क्राइस्ट का भी जन्म नहीं हुआ था। इंडिया का हिस्ट्री बहुत रिच है और इंडिया का इकोनॉमिकल सिस्टम, इंडिया का बिजनेस लीगल पैटर्न काफी पुराना है, जिसको समय के साथ साथ मिटाया गया है, बट आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। भले ही हम लोग आजकल फॉरेन टाइप का पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी देश का चीज को अगर कनेक्ट करोगे तो आपको समझने में भी मजा आएगा, और सबसे बड़ा चीज कि आपको पढ़ाई करने का और दिलचस्पी आ जाएगा, जो बहुत जरूरी है। तो ये एग्रीमेंट टू सेल का कहानी अगर आपको समझ में आ गया है तो आप देखो ये रेमेडीज फॉर ब्रीच का बात, कि सेलर ने अगर प्रोडक्ट सेल कर दिया और बायर से वो दाम ले लिया, ठीक है, बायर से अगर दाम ले लिया, तो अगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बायर सेलर पे केस कर सकता है, ठीक है। या फिर सेलर ने सेल कर दिया और बायर ने दाम नहीं दिया तो सेलर बायर पे केस कर सकता है, भाई तुम प्रोडक्ट सेल कर दिए और तुम्हें पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो ये तो गलत बात होगा ना। तो सेलर की तरफ से वो, क्योंकि वो सेलर क्या किया, वो प्रोडक्ट दे देता है और बायर ने पेमेंट नहीं करता है, तो एग्जैक्टली कंप्लीट सेल तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रोडक्ट सेल तभी हुआ है जब इस तरह का खेल होता है हमारे आसपास में। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में थोड़ा ध्यान दो, सेल तो बड़ा आसान चीज है जो हम लोग रोज देखते हैं, बट एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीड पार्टी मतलब अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होता है। ब्रिज का मतलब क्या बोलो तो, ब्रिज मतलब अगर कोई वादा तोड़ता है, ठीक है, वादा तोड़ना समझते हो ना, कि भाई वादा किया था बायर और सेलर के बीच में, जैसे मानो कि ये किसान है और ये चाणक्य है, ठीक है, चाणक्य है, दिस इज चाणक्य, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, चाणक्य। तो ये चाणक्य जी ने क्या किया, किसान के साथ, फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट किया था। तो अगर कभी चाणक्य जी 3 मंथ्स बाद इनकार करते कि भाई नहीं, हम तेरा फार्म लैंड से जो भी तेरा प्रोडक्ट है वो नहीं लेने वाला, ये उसका फार्म लैंड है, तो जो भी उसने फार्मिंग किया था, पेमेंट कुछ आधा दिया था, वो पेमेंट भी, बाकी पेमेंट भी देना नहीं चाह रहा है, तो इस केस में फार्मर्स के साथ चीटिंग हो सकता है। या फिर फार्मर्स भी बाद में क्या करता है, चाणक्य को ना बेच के किसी और को बेच देता है, तो एग्रीड पार्टी आता है यहाँ पर। एग्रीड का मतलब होता है जिसके साथ धोखा होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो एग्रीड पार्टी कैन sue फॉर damages only and not for the price। दाम के लिए कोई किसी पे केस नहीं कर सकता, लेकिन सेल पे क्या है, सेल है मतलब दाम पेमेंट हो चुका है, बट एग्रीमेंट टू सेल पे क्या पूरा दाम पेमेंट हुआ था? प्लीज टेल मी। एग्रीमेंट टू सेल है तो फिर पेमेंट तो कंप्लीटली होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटरी है, मैंने आपको सेकंड पॉइंट में ही बताया, मतलब उसमें कंसिडरेशन दोनों तरफ से बाकी है। चाणक्य का भी पेमेंट फार्मर्स पे बाकी है और फार्मर्स का भी, जो भी उसका प्रोड्यूस है, ठीक है, राइस हो या गेहूं हो, वो भी बाकी है। तो पॉइंट है कि इस केस में आप प्राइस मतलब दाम का केस नहीं लगा सकते, लेकिन अगर चाणक्य का लॉस होता है फार्मर्स के कारण, कि फार्मर्स उसको ना बेच के किसी और को दे देता है, ठीक है, तो चाणक्य केस कर सकता है फार्मर्स पे, ठीक है। यहाँ पर चाणक्य को कोई नॉर्मल आदमी भी आप समझ सकते हो, या फिर अगर फार्मर्स को धोखा देता है चाणक्य, तो फार्मर्स भी चाणक्य पे केस कर सकता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें प्राइस नहीं कर सकता, इसमें डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस, मतलब क्या डैमेज हुआ है दोनों तरफ से वो बताना पड़ेगा। कि चाणक्य का, जैसे चाणक्य ने क्या सोचा था कि मगध का प्रोडक्ट लेके अगर महाराष्ट्र में सेल करता तो उसको अच्छा प्रॉफिट होता,
ठीक है। तो अगर चाणक्य को दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम दिखाओ तुम्हारा कितना लॉस हुआ है, डैमेजेस कितना हुआ है, तुम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, डैमेजेस हिसाब होगा, वैल्यू होगा, फिर कोर्ट में सेटलमेंट होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन अगर हाँ प्राइस का बात आ सकता है, प्राइस का मैटर आ सकता है। कब आएगा प्राइस का मैटर? प्राइस का मैटर तब आ सकता है अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट द स्टेटेड डेट। मतलब अगर पर्टिकुलर किसी दिन में पेमेंट हो चुका था, ठीक है, या फिर 50% पेमेंट हो चुका था, या फिर 100% पेमेंट हो चुका था, तब प्राइस का क्लेम भी कर सकती है कि भाई मैंने तुम्हें अपना प्रोडक्ट का दाम पूरा दे दिया और तुमने मुझे मेरा प्रोड्यूस नहीं दिया। मतलब जो भी राइस उगा रहा था फार्मर्स, या फिर जो भी व्हीट उगा रहा था फार्मर्स, जो भी आपने अभी देखा, आपको पिक्चराइजेशंस मैंने ऑलरेडी करा चुका। तो दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन इस केस में प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, डैमेज इंपॉर्टेंट है, और सेल के केस में प्राइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का जो फर्क आप देख पा रहे हो, आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, पार्टी का लायबिलिटीज का खेल क्या होता है? A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. Subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. मतलब अगर सेलर ने कुछ सेल कर दिया, subsequent loss or destruction of the goods, मतलब सेलर ने सेल कर दिया और उसके बाद प्रॉपर्टी में कुछ खराब होता है, तो ये बायर का लायबिलिटी है। ठीक है, बट सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज लायबिलिटी ऑफ द सेलर। इस केस में अगर कुछ भी प्रोडक्ट में लॉस हो, ये सेलर का प्रॉब्लम है, बिकॉज एग्रीमेंट टू सेल है, बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुआ, और इस केस में ट्रांसफर हो गया तो इसमें बायर को ध्यान रखना पड़ेगा, बट इस केस में सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इस केस में रिस्क किसका है? बायर का है, क्योंकि इस पे बायर के पास ओनरशिप चला गया। अगर प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बायर को झेलना पड़ेगा, बट इस केस में अभी भी प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, होने वाला है, तो रिस्क किसका है? सेलर का ज्यादा है। ये राइट ऑफ रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। मतलब क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी सेल कर चुके हो, तो जो प्रोडक्ट तुम ऑलरेडी सेल कर चुके हो उसको तुम सेल फिर से रीसेल नहीं कर सकते। बट इस केस में द सेलर मे सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। मतलब हो सकता है कि जिसके साथ तुम्हारा पहले एग्रीमेंट बना था वो बाद में एग्रीमेंट हटा लिया, तो आप फिर से रीसेल कर सकते हो। एग्रीमेंट टू सेल के केस में जो सेलर है उसके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन जो नॉर्मल सेल के केस में अगर तुम एक ही प्रोडक्ट क्या 4 जन को सेल कर सकते हो? प्लीज टेल मी। नॉर्मल सेल के केस में अगर मैं बात करूं, क्या नॉर्मल सेल में जो चीज एक बार बिक चुका है, क्या तुम वही चीज, एक ही चीज तुम 4 जन को बेच सकते हो? इज इट पॉसिबल? ये सेलर है, इसके पास कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, सम प्रोडक्ट, मैगी पैकेट ही मान के चलो, एक मैगी पैकेट इसके दुकान में है, और कोई दुकान में अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। ये आके बोलता है एक ही मैगी पैकेट है दुकान में। कितना मैगी पैकेट है? 1 मैगी पैकेट इन इस शॉप। ठीक है, अब अलग अलग कस्टमर्स इसके पास आते हैं, ये सब कस्टमर्स है, बायर, जिसको हम लोग बायर कह रहे हैं। ये आके बोलते हैं कि भैया एक मैगी पैकेट उठा के रखना साइड में, ठीक है, तो ये इनसे 12 रुपया लेता है, ठीक है, 12 रुपये ये इसको पेमेंट करता है, तो ये साइड करता है। लेकिन एक ही मैगी पैकेट है, ध्यान से सुनना। फिर सेकंड बंदा आता है, फिर से ये भी 12 रुपया देता है, और फिर बोलते हैं कि भैया एक मैगी पैकेट अलग रखना। फिर तीसरा बंदा आता है, फिर वो बोलते हैं ये लोग 12 रुपया लो और मैगी पैकेट मेरे एक साइड के रखना, मैं जाने के टाइम पे लेके जाऊंगा। तो क्या एक ही मैगी पैकेट को वो ऑलरेडी सेल कर चुका था, क्या वो बार बार उसको सेल कर सकता है? हाँ, एक ही मैगी पैकेट में सेल कर देगा। हाँ सर, कर देगा। हाँ, कर देगा, मजा कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया इनकी? तुमको समझ में आया है? मतलब ये तो गजब का खेल है, ऐसा कोई कोई करता है, जानते हो? मैं आपको एक खेल आपको बता सकता हूँ। आप लोग कोलकाता में, मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, चलो। इस तरह का बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है वहां पर। सर एक प्लॉट बार बार सेल कर देता है। एग्जैक्टली, मैं न्यू टाउन जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, न्यू टाउन पहुंच गया मैं, ठीक है, जो कोलकाता का न्यूली बिल्डअप एरिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा न्यू टाउन तो ऑलरेडी कुछ एरिया बिल्डअप हो चुका है, मैं कुछ जगह आपको बता रहा हूँ।
ये न्यू टाउन के पीछे कुछ एरिया है, ठीक है, जो अभी न्यूली कोलकाता में मतलब एंट्री ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप कुछ एरिया है, जैसे कि ये एक्वाटिका देख रहे हो ना, ठीक है, ये एक्वाटिका के पीछे वाला एरिया, यहाँ पर बहुत सारा लेक है और ये साइड में ना कुछ गांव है, दिस आर द टिपिकल विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक जमीन का भाव तो बहुत आता है, लेकिन जो जमीन का ओनर है ना वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ओनर को कुछ पैसा लगा के जो लोग दलाली करता है वो लोग मतलब जो एकदम मतलब रोड साइड का जो लैंड का ब्रोकरी वगैरह करता है, ये लोग क्या करता है, एक ही ओनर को एक बार कुछ पैसा खिला के फिर वही जमीन को बार बार कभी इसको बेच रहा है कभी उसको बेच रहा है और खुद पैसा खा के निकल जाता है। अब ब्रोकर तो रोज रोज चेंज होता है, कभी ये ब्रोकर आता है कभी वो ब्रोकर आता है, फिर अल्टीमेटली जब ओनरशिप एस्टेब्लिश करने का बात आता है तो जो वहां पर जो गरीब बंदा था जिसका जमीन था उसको शायद 10 लाख देके सल्टा दिया, लेकिन करोड़ों में बिक रहा है, न्यू टाउन के पीछे है, करोड़ों में बिकेगा सर, क्योंकि ये एकदम न्यू टाउन के बगल में है और मतलब ग्रोथ कोलकाता का जो न्यूली ग्रोथ कोलकाता है उसके साथ एकदम कनेक्टेड पॉइंट है, तो काफी वैल्यूएबल है ये सब जगह। लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, जैसे कि ये हाटगाछा है, ये हाटगाछा एरिया का मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अब इधर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी काफी सारा एरिया है। तो पॉइंट प्रॉब्लम क्या है कि जमीन एक ही जमीन बार बार बिक रहा है और आपको लग रहा है कि भाई आपने तो जमीन खरीद लिया, लेकिन मैक्सिमम जमीन का डिस्प्यूटेड केस चल रहा है। जो लोग कोलकाता से है और जिनको इस सब एरिया का पता है, दे नो, जैसे कि मेरे बोलने से पहले विशाल ने बता दिया, वेरी गुड विशाल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि एक ही जमीन आप बार बार एक दूसरे को नहीं बेच सकते। ये नॉट ओनली कोलकाता में है, ये इंडिया में और भी काफी सारा एरिया में हो रहा है। मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है, क्यों है, यहाँ का लोकल खबर, आई नो इट, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर बोल पाया आपको, ठीक है। अदरवाइज बाकी जगह के बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं पता बट एक्चुअल में होता है, ये मैं ऑब्वियसली बोलूंगा। तो अल्टीमेटली आपको ये भी पता चला कि एक चीज बार बार बिकता है सर। ओके, समझ में आ गया सर, आगे बढ़। तो राइट ऑफ रीसेल, एग्रीमेंट टू सेल के केस में मैं आपको जो बता रहा था, जब बात एग्रीमेंट टू सेल का है तो जो सेलर है ना वो अभी भी ना अपना प्रोडक्ट, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी अभी भी, प्रॉपर्टी हो और गुड्स हो, ठीक है, बेसिकली जो गुड्स का ही बात करो, प्रॉपर्टी इन द सेंस गुड्स, ठीक है, गुड्स जो है वो गुड्स क्योंकि अभी भी पास नहीं हुआ, अभी भी उसके ही पास है, और अगर जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर ये किसी कारण से ब्रीच करता है, ये किसी कारण से ब्रीच करता है, मतलब ये पेमेंट नहीं दे रहा है, मतलब सपोज मानो कि जो जमीन का बात हुआ था, सपोज 3 लाख में पूरा खेती लेने का बात हुआ था, वो चाणक्य का जो खेल में बता रहा था, तो 3 लाख का बात हुआ था, 50,000 का पेमेंट हुआ था, और बोला गया था कि प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम पे, मतलब ये सेलर है जो फार्मर है, ये बोला था कि 50,000 अभी पेमेंट करना पड़ेगा और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो बाकी 2,50,000 पेमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको दे सकते हैं। लेकिन बायर बोल रहे नहीं, फिर से 50,000 देने के लिए आया, बोला नहीं अभी 50,000 रखो, बाकी मैं सेल करके दूंगा, तो बात का खिलाफ हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से एग्रीमेंट बन रहा था उस तरह से नहीं बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सेलर को लगता है कि नहीं ये बायर ब्रीच करेगा, धोखा देगा, ठीक है, ब्रीच करेगा, धोखा देगा बायर, तो वो किसी और को सेल कर सकता है। ये मतलब ऑथोरिटी एग्रीमेंट टू सेल के केस में आ जाता है, बट सेल के केस में नहीं आता है। बताइएगा सर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में एनी डाउट? नो सर। थैंक यू सर। ओके चलो नेक्स्ट। अब एक गजब का पॉइंट पढ़ना है आप लोगों के साथ। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल तो क्लियर हो गया, चाणक्य देख लिया आप लोगों ने, एग्रीमेंट टू सेल का बिजनेस यूज देख लिया आप लोगों ने, न्यू टाउन में किस तरह से एक ही चीज बार बार सेल होता है वो भी आपने देख लिया, लेकिन एक्ट है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज हियर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो मैटर को देखता है और इसमें ये सब चीज का मैटर को सॉल्व किया जाता भी है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930s बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता भी है सर, लेकिन कितना होता है दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट लॉ है सर, देयर इज अ लॉ इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द बायर एज वेल एज सेलर, ठीक है, जो लोग बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, इलीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए काम करते हैं।
आप लोग कॉमर्स प्रोफेशनल्स में जैसे जल्दी जल्दी बनोगे सर, आप लोग भी बिजनेस में इस तरह से लीगल मैटर्स पे हेल्प कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज लोग प्रोफेशनल लेवल में यही तो काम करता है एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स। ओके, अभी जो मैं बात करूंगा आपके साथ दैट इज सेल वर्सेस हायर परचेस। क्या है? सेल वर्सेस हायर परचेस। अनदर गजब का पॉइंट, सेल वर्सेस हायर परचेस। ये हायर परचेस का अकाउंट्स भी किया जाता है, बट अभी अकाउंट्स का बात नहीं करूंगा मैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा सेल वर्सेस हायर परचेस का। तो ध्यान से सुनिएगा, हायर परचेस एंड सेल क्या होता है। हायर परचेस का मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, जिसके मन में सवाल चल रहा है ये हायर परचेस क्या है, तो बस इतना जान, हायर परचेस का मतलब होता है ये इंस्टॉलमेंट परचेस। EMI, exactly not EMI, it's an installment purchase. EMI, आप लोग कभी डाउन पेमेंट देके कार खरीदे हो घर पे? रिसेंटली एक अच्छा कार बताओ ना जिसका डाउन पेमेंट देके अच्छा गाड़ी मिल रहा है। किया कार्निवल। हाँ, किया कार्निवल। की एक बार बोल। किया KIA कार्निवल। किया कार्निवल। हाँ। वेरी गुड, चलो किया कार्निवल, किया मोटर्स। ऐसा कार्निवल टा कितना डाउन पेमेंट में गाड़ी दे रहा है ये? सर 10 लाख, 10,000, 10,000 10 लाख। क्यों की गाड़ी था यार? कौन सा गाड़ी देता है? स्टार्टिंग 10 लाख। ओके, ठीक है। पॉइंट क्या है देखो कि जैसे मानो कि ये किया कार्निवल जो गाड़ी का नाम मुझे बताया स्नेहा सिस्टम में, उसी गाड़ी को लेके आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये गाड़ी है 25 लाख का, ठीक है। तो क्या पूरा का पूरा पैसा देके गाड़ी मैक्सिमम लोग ला लेते हैं? एग्जैक्टली नहीं, मैक्सिमम लोग डाउन पेमेंट देके गाड़ी लेता है ना। तो क्योंकि आप डाउन पेमेंट देके गाड़ी लेते हो, जैसे आप एक डाउन पेमेंट देते हो फिर मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक गाड़ी का दाम 25 लाख है, एक गाड़ी का दाम 25 लाख है, और 25 लाख का गाड़ी में, 25 लाख का कार में आपने डाउन पेमेंट दिया। जस्ट मुझे बताना कार का प्राइस कितना है? 25 लाख। डाउन पेमेंट कितना दिया? मैं बताता हूं आपको। डाउन पेमेंट आपने दिया 1 लाख, ठीक है। बाकी 24 लाख, 24 लाख आपका मंथली EMI होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है। मंथली भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, अलग अलग होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट ही मान के चलते हैं। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो कार आपने 25 लाख का कार 1 लाख डाउन पेमेंट में लिया, और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ करीब आ जाएगा, अगर आप 12 महीने में दोगे तो 1 साल के अंदर अगर मैं मान के चलूं तो 1 साल में पर मंथ आपको देना पड़ेगा 2 लाख करके। 24 लाख का बाकी है, 25 से 1 लाख चला गया तो 24, तो 2 लाख नहीं, आपको 2 लाख 5,000 करके देना पड़ेगा, मतलब 5,000 इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है। 2 लाख 5,000, 2 लाख 5,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है आपका। तो ये आपको 12 बार भरना पड़ेगा, 12 टाइम्स आपको ये चीज भरना पड़ेगा। जस्ट मुझे इतना बता दो, क्या ये कार आपका ओनरशिप में आ जाता है? अगर आप इस तरह से कार लेते हो, क्या वो गाड़ी का मालिक आप बन जाओगे? नहीं, जब तक पूरा लास्ट पेमेंट नहीं होगा तब तक नहीं। एग्जैक्टली, दिस इज द हायर परचेस। थैंक यू। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक पेमेंट नहीं करोगे, मतलब 2,05,000 का लास्ट पेमेंट जब तक नहीं करोगे, तब तक ये गाड़ी में जितना भी आप स्टाइल मार लो, वो गाड़ी आपका नहीं है। वो गाड़ी जिसने आपको बेचा था उसका है, जो शोरूम से आपने लेके आया था उसका गाड़ी है। लेकिन आप इस गाड़ी को यूज करोगे क्योंकि आप मंथली इंस्टॉलमेंट भर रहे हो ना। अगर कभी इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर दिया तो बीच सड़क में उठा के ना लोन डिपार्टमेंट का लोग आगे आपको गाड़ी से हटाएगा और आपसे गाड़ी लेके चला जाएगा, बीच सड़क में बेइज्जती करेगा और गाड़ी लेके चला जाएगा। अगर आप लास्ट पेमेंट भी फेलियर करते हो ना तो भी करेगा। तुम शायद सोचोगे कि भाई 25 लाख का कार में मैंने 22 लाख भर दिया है, आई ऑलरेडी पेड 22 लाख, और तुम लोग सिर्फ 2 लाख के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं सर, रूल इज रूल। अगर आप 2 लाख भी नहीं देते हो ना तो भी आपको छोड़ेगा नहीं। 2 लाख तो छोड़ो, अगर आप 10,000 भी छोड़ते हो ना तो भी आपको छोड़ेगा नहीं।
तो दिस इज द हायर परचेस, दिस इज द हायर परचेस, और यही सेल के साथ हायर परचेस का डिफरेंस होता है। टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी इन द सर गुड्स इज, हाँ बोलो सर भूल बोले স্যার ডাউন পেমেন্ট স্যার 2,96,000 জেনে क्या, বললাম डाउन पेमेंट স্যার 2,96,000 हाँ एग्जैक्टली 10 लाख नहीं होगा रे बाबू इतना डाउन पेमेंट होगा तो लोग गाड़ी लेगा नहीं। ना सर 2,96,000 एग्जैक्टली 10 लाख का डाउन पेमेंट काफी जोर हो जाता है, तो 2,96,000। ओके, तो एग्जैक्टली हायर परचेस इसी को कहते हैं, ठीक है। आप लोग कभी देखे हो क्या, हायर परचेस में अगर कभी गाड़ी खरीदा जाता है तो गाड़ी के अंदर ना एक वर्ड लिखा होता है, कभी सेंटेंस होता है, कभी किसी ने ये वर्ड ख्याल किया हो, हाइपोथिकेटेड, ये वर्ड किसी ने कभी देखा है? क्या बता रहा हूँ, है दादा। हाइपोथिकेटेड बात से ही तो लिखा था पेज में। बस में होता है, ओला उबेर में होता है, गाड़ी के पीछे अगर गाड़ी का लोन है ना तो उसमें लिखा रहेगा हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मॉर्गेज जो निয়েছে বলে স্যার লেখা থাকে ওটা एग्जैक्टली लेक टाउन ब्रांच, समथिंग कुछ भी लिखा रह सकता है जो ब्रांच से हो, कोई एक ब्रांच होना पड़ता है। मैं आपको शो करता हूँ, दिखते हैं ऑनलाइन में ऐसा कुछ दिखाते हैं कि नहीं दिखते हैं। हाइपोथिकेटेड हमेशा रहता है, बस में चढ़ोगे बस में रहेगा, ठीक है। हाइपोथिकेटेड इन दी कार, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, जानते हो, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है। मुझे ऐसा इमेज मिल नहीं रहा है नॉर्मली ना, जैसे मानो कि अगर ये गाड़ी है ना तो इस गाड़ी के पीछे लिखा रहेगा कि भाई ये लोन का कार है, आपको देख के पता चल जाएगा, इसका मतलब ये हायर परचेस से लिया हुआ है। मतलब ये गाड़ी देख रहे हो ना, इसके पीछे एक प्लेट होगा, ठीक है, और प्लेट में लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू दिस ब्रांच और दोस ब्रांच, समझ रहे हो सर। तो हाइपोथिकेशन मतलब वो बैंक, वो गाड़ी अभी लोन का है, ठीक है, वो गाड़ी अभी लोन का है। ये देखो यहाँ पर देखो हाइपोथिकेटेड टू बैंक का, देखो इमेज भी दिख रहा है, टू परचेस ए कार हाइपोथिकेटेड टू बैंक, ये गाड़ी के पीछे लिखा भी रहता है, बस में चढ़ोगे बस में लिखा रहता है, इसका मतलब ये हायर परचेस में लिया हुआ है और गाड़ी का ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, गाड़ी का ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, होगा जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, तो इस केस में अभी केस देख लो, समझ में सब आ रहा है सर। सर एक्चुअली में कुछ भी नया चीज नहीं होता है, जानते हो ना, पढ़ाई के क्षेत्र में nothing is new to you, everything is very connected to you। बस टीचर, एज ए टीचर आई विल ट्राई कि आपको हर एक चीज बस याद दिला दो जो आप रोज देखते हो, बस कनेक्ट कर लो, जुड़ जाओगे सर। प्रॉपर्टी इज इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल में वही होता है, सेल में, और मैं क्या बताऊं आपको, सेल अभी मैंने आपको बताया संगे संग होता है। अभी 25 लाख का कार है, अभी 25 लाख दिया और 25 लाख ये बायर है, ठीक है, ये बायर है और ये सेलर है। सेलर ने इसको कार दिया, ठीक है, सेलर ने इसको कार दिया, गजब का कार है, ऐसा कार ना, मतलब वो क्या नाम है उसका जो बिना इलेक्ट्रिसिटी का कार बना रहा है, इलॉन मास्क इलॉन मास्क भी डर जाएगा ये गाड़ी देख के, इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा है ना सर इलॉन मास्क जो भी हो, तो आप बात समझ रहे हो ना। तो सेलर जो है वो कार देगा किसको, बायर को, और बायर जो है वो पेमेंट करेगा 25 लाख सेलर को, ये तो सेल हो गया। बट हायर परचेस में द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पेमेंट करोगे तब तक वो हायर पर, मतलब आप भाड़े पे खरीदे हो सर, भाड़े पे खरीदना कहते हैं इसको, हायर परचेस। खरीदा है क्या, नहीं, भाड़े पे खरीदा है, बिकॉज अभी भी लोन बाकी है भाई, दैट्स वाई भाड़े पे खरीदे हो। द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। इस केस में जो भी बायर होता है उसका ओनरशिप आ जाता है, बट इस केस में द पोजीशन ऑफ द हायरर, जिसने हायर किया है, इज दैट ऑफ ए बेली टिल पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक आप गाड़ी लिए हो ना, सपोज यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अगर है तो आपको क्या कहेगा जानते हो, बायर को कहा जाएगा बेली। मैं आपको समझाऊंगा बेली क्या है। बेली का मतलब होता है कि अभी ये गाड़ी आपके ओनरशिप में नहीं है, बट करेंटली आप इसको देखभाल करोगे,
वो गाड़ी को डैमेज नहीं पहुंचाओगे, अपनी गाड़ी की तरह रखोगे और बदले में आप पेमेंट करते जाओगे किसको, सेलर को। जैसे मानो कि अगर आप कोलकाता को कोई बिग शोरूम का ओनर का नाम बताओ, जैसे दुलीचांद मोटर्स, ठीक है, या फिर टाटा का, टाटा से ले रहे हो तो फिर क्या नाम है टाटा का फेमस जो है, कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ ना जो गाड़ी का शोरूम है जिन लोगों का, बहुत फेमस। एक दुलीचांद मोटर का नाम मुझे याद आया, भंडारी ऑटोमोबाइल, मुकेश हुंडई है ये, एक है, ठीक है, मुकेश हुंडई। इस तरह का गजब गजब आपको दिखेगा रास्ते पे, कौन शोरूम का ओनर है, डीलर कौन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। तो इस तरह से भंडारी ऑटोमोबाइल, दुलीचांद मोटर्स हो, मतलब ये गाड़ी का ओनर है, ये कंपनी से डायरेक्ट लेता है और फिर आपको बेचता है। तो ये जब तक आप सपोज मानो कि आप भंडारी ऑटोमोबाइल या मुकेश हुंडई से गाड़ी लिए हो, तो जब आप एज ए बायर लिए हो ना, तो आप जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हो आपको बेली माना जाएगा। इसका मतलब ये गाड़ी अभी देखभाल आपके अंदर में होगा, गाड़ी का देखभाल अभी आप करोगे, गाड़ी को सही सलामत रखोगे जब तक आप लास्ट पेमेंट ना कर देते हो। तो आप कौन बन जाओगे हायर परचेस में, अगर बाय करते हो तो हायर परचेस में कौन बनोगे, प्लीज टेल मी। बेली बनोगे, क्या बनोगे, बेली। और सेलर जो है उसको क्या कहेंगे, अगर मैं बेली बन जाऊंगा तो उसको क्या कहेंगे, बेलर। थैंक यू, बेलर, ठीक है। मतलब जिसका चीज है, मतलब जिसका ओनरशिप है उस पे, वो बेलर है, और जिसने देखभाल कर रहा है वो बेली है। मतलब आप बायर हो बट फिर भी अभी आपका ओनरशिप नहीं आया ना, इसलिए इस केस में रिश्ता क्या होगा, बेलर बेली वाला। आप खरीदार हो, आप खरीदे भी हो लेकिन इंस्टॉलमेंट चल रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब तक लास्ट पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक बेली बन के रहोगे। जिस दिन लास्ट पेमेंट कंप्लीट, उस दिन बेली खत्म, आप बन जाओगे ओनर। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना सर। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क for if the hirer fails to pay an installment. Owner take no such risk ओनर ऐसा कोई रिस्क नहीं लेता। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ हायरर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। वो कुछ ज्यादा रिस्क नहीं उठाएगा, वो सिंपल इतना ही बोलेगा, भाई ठीक है बहुत कर लिया तूने, पेमेंट फेल किया कोई बात नहीं, पेमेंट फेलियर हुआ गाड़ी उठा के लेके चला जाएगा। पेमेंट फेलियर गाड़ी उठा, कैसे देखना आप लोग, बहुत बार देखना कि थाने में बहुत सारा गाड़ी पड़ा रहता है, या तो उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा था और इसमें एक्सीडेंट हो गया तो पूरा केस डैमेज है ना, तो कंपनी कुछ कर सकता है क्योंकि एक डैमेज गाड़ी पे और क्या करेगा वो, ठीक है। आप लोग देखना किसी एरिया में अगर आप जाओगे ना तो थाने के अंदर ना काफी सारा गाड़ी बहुत दिन से पड़ा रहता है, कभी कभी देखना कि एकदम ब्रांड न्यू कार भी पड़ा रहता है, ठीक है, ब्रांड न्यू कार भी। कभी देखो ऐसा किसी ने, हाँ सर, ब्रांड न्यू कार इन एनी पुलिस स्टेशन, ठीक है, उसमें ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, या फिर 4 व्हीलर भी हो सकता है। बट मैक्सिमम केस में क्या कारण होता है कि वो उतना पुराना, मतलब नया नया चीज क्यों पड़ा रहता है, पेमेंट फेलियर है, ठीक है, डिस्प्यूट हो चुका है, साथ में एक्सीडेंट भी हो गया, ठीक है। तो जिसका गाड़ी है, मतलब जो हायर किया था, मतलब जो हायर परचेज में लिया था, वो तो अपने आप को सरेंडर कर देता है, और जो कंपनी था वो देखता है कि भाई ये गाड़ी को यहाँ से उठा के लेके जाओ, फिर ठीक करो, फिर झमेला रहता है, तो फिर वो डिस्प्यूटेड रह जाता है। इसलिए मैक्सिमम केस में वो ज्यादा रिस्क नहीं उठाता है, पेमेंट फेलियर करने से ही ना वो सीधा जो भी कार होगा या ट्रक होगा या बस होगा या फिर कोई भी चीज जो भी आप हायर परचेज में लिए हो, ठीक है, एनीथिंग, मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी प्रोडक्ट हायर परचेज में लेते हो तो वो प्रोडक्ट वो कंपनी लेके चला जाएगा अगर पेमेंट फेलियर होता है तो। ट्रांसफर ऑफ टाइटल का अगर मैं बताऊं तो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है। द बायर कैन, अच्छा सेल के केस में तो जैसे ही बायर ने खरीद लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास टाइटल शिफ्ट हो जाता है। जैसे आपका टाइटल क्या है बोलो तो, आपका टाइटल मतलब सरनेम होता है ना आपका, वो आपका ओनरशिप है कि भाई मैं ये हूं, ठीक है। तो एग्जैक्टली गुड्स भी जब आपके टाइटल में आ जाता है मतलब आपको वो ओनरशिप हो जाता है। हायर परचेस के केस में द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेसर।
मतलब अगर आप जब तक आप इंस्टॉलमेंट में कार अपने पास रखते हो तब तक वो कार किसी और को आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिस दिन आप पूरा का पूरा लास्ट पेमेंट कर दोगे तभी आप वो कार किसी को बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं। चाहे वो कितना भी बोनाफाइड हो, बोनाफाइड मतलब एकदम ट्रू मैन, मतलब चाहे आपकी कोई वो परचेजर ट्रू है, डजंट मैटर, बट आप तभी गाड़ी सेल कर सकते हो। मतलब कोई कोई करता है ऐसा, जानते हो, ऐसा चल रहा है, गाड़ी खरीदता है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कार लोन मिलता है ना, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ। ये मानो कि ये बंदा जो दिख रहा है ना आपको, ये बंदा ने गाड़ी खरीदा, ये देखो हाइपोथेटिकल टू बैंक है, मतलब ये गाड़ी लोन पे है, बैंक ने लोन दिया तो ये लोन पे ये गाड़ी खरीदा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट चल रहा है इसका, ठीक है, लोन ये बंदे को भरना पड़ेगा। अब कोई कोई क्या करता है, गजब का पागल है, ये गाड़ी खरीदने के बाद यही गाड़ी जो हायर परचेस में लिया हुआ है उसी को किसी को सेल कर देता है, और जो खरीदता है वो भी पागल। इसमें सेल हो सकता है, लेकिन इस केस में ना, मतलब इनका जो पेमेंट है, लोन है, ये लोन भी उस पर ट्रांसफर होना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता है, काफी पेपर वर्क रहता है इसमें। कभी कभी हो सकता है कंपनी में जाके बात करना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे जगह में पेमेंट ये देगा, कभी कभी बोले, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर हाँ आपका कोई करीबी हो कि भाई हाँ तेरा पेमेंट मैं भर दूंगा, गाड़ी मुझे दे दे, वो भी चल सकता है। लेकिन कोई कोई क्या कर रहा है ना, गाड़ी ओनरशिप में नहीं है लेकिन सेल कर रहा है, तो ये एकदम टोटली इलीगल है। जब तक गाड़ी आपका ओनरशिप में नहीं होता है आप गाड़ी किसी को सेल नहीं कर सकते, और जो बंदा खरीद रहा है ना वो सबसे बड़ा बोका बनता है। जो सेल कर रहा है वो तो पागल है ही, वो तो मरेगा, लेकिन जो खरीद रहा है वो सबसे ज्यादा मरेगा, क्योंकि वो ऐसा लोगों से गाड़ी खरीद रहा है जो गाड़ी का ओनर ही नहीं है। आप मेरा बात समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ सर। एंड रीसेल, तो रीसेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड रीसेल, द बायर इज द सेल कैन रीसेल द गुड्स, द हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक सारा का सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता, ऑल इंस्टॉलमेंट, तब तक हायर परचेज में जो गाड़ी लिया था वो कोई भी चीज को, मतलब वो गाड़ी को फिर से रीसेल नहीं कर सकता। अब देखो बेलमेंट का बात हो रहा था, तो बेलमेंट में दो चार बात कर लिया जाए, ठीक है। जैसे एक होता है सेल ऑफ गुड्स में ही, ये बहुत फेमस है सेल ऑफ गुड्स में, बेलर बेली कॉन्सेप्ट। एक होता है बेलर और एक होता है बेली, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि कौन बेलर है। अच्छा, हायर परचेज में जब गाड़ी लिया गया था कौन बेलर था और कौन बेली था? सेलर बेलर होता है और बायर बेली होता है। थैंक यू। सेलर बेलर हुआ था और जो बेली था वो बायर था। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बेलर बेली का, कुछ प्रैक्टिकल लेता हूँ। आप लोगों ने कभी वो किंडरगार्टन स्कूल देखे हो? क्रेस किंडरगार्टन स्कूल, सर हम लोग खुद पढ़े भी हैं। किंडरगार्टन स्कूल या फिर कुछ बच्चे लोग का खेलने के लिए नर्सरी होते हैं ना, तो वहां पर ना, मतलब ये बिग सिटीज में ये चलता है, ये बेलर बेली कंसेप्ट में ही चलता है, जानते हैं ना। मतलब छोटा छोटा बच्चा बिलो अंडर द 5 इयर्स जो बच्चा होता है वो क्या पढ़ाई करेगा? वो पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन उसको खेलने के लिए एक पर्टिकुलर प्ले स्कूल में रखा जाता है। एग्जैक्टली यही मैं ढूंढ रहा था वर्ड, प्ले स्कूल, ठीक है। ये प्ले स्कूल में कभी कभी जैसे पूजा के टाइम पे बच्चा लोग, मतलब माँ पापा शॉपिंग करना चाहता है, तो वो लोग शॉपिंग करेगा तो क्या बच्चा को लेके करेगा? तो वो लोग क्या करता है, बच्चा को प्ले स्कूल में देके आता है। 2-3 साल का बच्चा, ये देखो बच्चा लोग खेल रहे, देख रहे हो आप लोग प्ले स्कूल में, छोटा छोटा बच्चा। क्या ये बच्चा कुछ पढ़ाई कर सकता है? क्या लगता है आपको? एज सच कुछ नहीं कर सकता, तो ये खेल रहा है यहाँ पर। तो पॉइंट क्या है कि ये ना बेलर बेली कॉन्सेप्ट में चलता है कि जब तक ये बच्चा, क्योंकि ये बच्चा अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो जो इनका माँ पापा है ये काफी हाई फीस यहाँ पर भरता है, क्योंकि बच्चा का ख्याल रखने वाले जो होते हैं वो काफी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इतना छोटा बच्चा घर पे तो नहीं कर रहा है, किसी प्ले स्कूल में आके कर रहा है, माँ पापा देके चला गया और कुछ घंटा बाद आके लेके जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बताओ। हेलो। सर तो यहाँ पर जो प्ले स्कूल वाले हैं ये बेलर है, सॉरी ये बेली है।
बात समझ रहे हो? जो प्ले स्कूल वाले हैं ये बेली कॉन्सेप्ट्स में चलता है, मतलब इनका जिम्मेदारी अभी इनका, मतलब ये पेमेंट भी लेता है, और जिनका सामान है, मतलब ये बच्चा लोग जिनका है वो कौन है? वो बेलर है। तो ये जब तक प्ले स्कूल में बच्चा लोग खेल रहा है, ये बेली जो है, मतलब जो बेलर है, मतलब यहाँ पर कौन है? बच्चा लोगों को संभालने वाले कौन है? बेली, मतलब ये जिम्मेदारी लेके इसको संभाल रहा है। और जो बेलर है वो उनका माँ पापा है जो इनको देके गया है और बदले में इनको पेमेंट करेगा एक टाइम के बाद। ये डॉगी के केस में भी होता है कि किसी का डॉगी है, वो कभी बाहर घूमने जाता है, तो वो बच्चा को, मतलब अपना डॉगी को ना, वो स्कूल में या फिर किसी पड़ोसी में देके जाता है, किसी पड़ोसी के पास देके जाता है, जो पड़ोसी उस डॉग का ख्याल रखता है। आप बात समझ रहे हो ना? ये बेलर बेली कॉन्सेप्ट में दुनिया में बहुत सारा बिजनेस चलता है, ठीक है। तो एक डॉग स्कूल है, डॉग प्ले स्कूल, ठीक है। तो ये इनके बच्चा है, ये डॉग को यहाँ पर खेलने के लिए बेचता है, ठीक, जिसे बच्चा लोग के लोग खेल, मतलब पढ़ने के लिए, खेलने के लिए बेचता है। लेकिन ये डॉग का जिम्मेदारी लेता है बेली, और इसका ओनर जो है वो उसका बेलर है। वो सर्टेन टाइम के लिए रखता है, ट्रेनिंग करता है, ठीक है। ये देखो डीमास डॉग स्कूल, ठीक है। ये थोड़ी ना इसका कुत्ता है, इसका कुत्ता नहीं है, ये दूसरे का कुत्ते को ये पालता है, कुछ देर के लिए ट्रेनिंग करता है, और फिर इसका ओनर आके इसको लेके चला जाता है। तो जो इसका ओनर है डॉगी का, वो बेलर है, और ये बंदा कौन है? ये डीमा कौन है? क्या लगता है? बेली है। बेली है। डीमा बेली है। थैंक यू सर। कभी भूलोगे नहीं सर। मुझे लगता है कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज सीरियसली, मतलब जितना चीज आप अब सिर्फ यहाँ पर पढ़ो तो आप भूल जाओगे, बेलर बेली भूल जाओगे, बेलमेंट भूल जाओगे। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज गुड्स ट्रांसफर। तो सेल तो आप जानते हो, मैं बार बार सेल को नहीं बोल रहा हूँ। बेलमेंट में क्या होता है, अभी रीड करो, देखो, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली फॉर एनी ऑफ द रीजंस लाइक सेव कस्टडी, कैरेज एटसेट्रा। सेव कस्टडी, ठीक है, कुछ देर के लिए रखो, संभाल के रखो। रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल के केस में रिटर्न ऑफ गुड्स क्यों होगा? रिटर्न ऑफ गुड्स इज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये पॉसिबल नहीं है रिटर्न ऑफ गुड्स। हाँ, अगर कंपनी शर्त लगाता है, दैट्स अ कंडीशंस, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कंडीशन एंड वारंटी में बताऊंगा कि रिटर्न हो सकता है, ठीक है, रिटर्न हो सकता है, दैट्स नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा। कंडीशन एंड वारंटी ये काफी गजब का है, उसके बिना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा नहीं हो सकता। बट यहाँ बेली में देखो, तो सेल में नॉर्मली माना जाता है कि भाई रिटर्नेबल नहीं है, बट बेलर बेली कॉन्सेप्ट में रिटर्नेबल है भाई। ये डीमा डॉग स्कूल से डीमा अपना कुत्ता लोगों को, ओनर को देगा कि नहीं देगा? द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर व्हिच द बेलमेंट वाज मेड। कुत्ता को ट्रेनिंग करवाना था, कुत्ता का ट्रेनिंग हो गया, डॉगी का ट्रेनिंग हो गया। अब जैसे डॉगी का ट्रेनिंग हो गया तो बेली को, डॉगी को छोड़ना पड़ेगा अपने बेलर के पास। कंसिडरेशन क्या होता है? द कंसिडरेशन सेल के केस में जो भी मनी का ट्रांसफर होता है, और इसके केस में द कंसिडरेशन में भी ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस। कभी कभी जैसे आपके घर में कोई डॉगी हो और आपके पड़ोस में आप रख के जाते हो, और क्या पड़ोसी जो भी खाना खिलाता होगा डॉगी को, क्या पैसा लेता है? तो वो नॉन ग्रेट्यूटस हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो लोग, जैसे कि ये जैसे प्ले स्कूल मैंने आपको दिखाया, तो क्या लगता है ये प्ले स्कूल फ्रीली चलाते हैं क्या? हेलो, ये जो मैंने आपको प्ले स्कूल दिखाया था बच्चा लोगों का, क्या प्ले स्कूल फ्री चलता है? नहीं, पैसा लेता है। तो ये कभी कभी ग्रेट्यूटस होता है, कभी कभी नॉन ग्रेट्यूटस होता है। ग्रेट्यूटस मतलब कुछ पेमेंट जो भी दिया जाता है, तो इसको डायरेक्ट मनी बोला नहीं जाता, इसको ग्रेट्यूटस बोला जाता है, ठीक है। कि भाई आप मेरे बच्चे को देखिए, आप इनको सिखा रहे हैं तो मैं खुशी से आपको दे रहा हूँ, बट ये खुशी से नहीं होता है, इसका एक सर्टेन अमाउंट होता है। ये आज के डेट में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको सीखने वाला चीज होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको बेलमेंट भी समझ में आया होगा। ओके, तो क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये डन। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेल वर्सेस हायर परचेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड फिर हम लोगों ने सेल वर्सेस बेलमेंट, तीनों इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने
कंप्लीट कर दिया। ओके, आगे और कुछ पॉइंट्स है, मैं एक बार आपको फटाफट बताता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये भी आपको हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स का। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको काफी और डीप कॉन्सेप्ट है, लाइक कंडीशंस है, वारंटी है, गारंटी है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कोई भी चीज दुनिया में एवी नहीं होता। कंपनी गारंटी देगा तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे भाई, गारंटी के पीछे भी ना एक्ट होता है। मजा आ रहा होगा कि सर ये सब तो रोज देखते हैं, ये तो एक्ट है। अरे हाँ सर, ये तो एक्ट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हाउ मेड, सेक्शन 5 बताता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरह से बनाया जाता है। एक गजब का पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने का गजब गजब तरीका होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आप एक एक पॉइंट को प्लीज नजर रखना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स। कोई एक बंदा ऑफर करता है कि भाई देखो मैं ये गुड्स बेचता हूँ, आप आके खरीद के लेके जाओ, फॉर ए प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। बदले में एक बंदा प्राइस देता है और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करता है ना। सिंपल, एकदम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसी के पास कुछ है, वो बोलता है कि भाई मैं, मेरे पास ये है, मैं आपको ये चीज बेचना चाहता हूँ, तो हाँ वो बेचेगा और बदले में वो उससे पेमेंट लेगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी इमीडिएट होता है। ये नॉर्मल, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, आपके पड़ोस वाला ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, और ग्रोसरी स्टोर में जाते जो भी अंकल का दुकान है या फिर किसी भैया का दुकान है, तो आप जाके क्या बोलते हो, जैसे बंगाल में हम लोग ऐसे बोलते हैं, पुलटुदा दुकान पे के नहीं आए, ठीक है। तो फिर पुलटुदा के दुकान में जाएंगे और पुलटुदा के दुकान से जो भी ग्रोसरी का चीज है लेके आएंगे और पुलटुदा को जो भी पेमेंट करना है लेके आ जाएंगे। तो ऐसे नलटुदा, पुलटुदा ऐसे बंगाल में होता है, अलग अलग स्टेट में अपना अपना नाम होता है, बट ऐसा होता है सर, अपने पड़ोस का, मोहल्लों का दुकान में हम लोग ऐसे करते हैं। तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स होता है और इमीडिएट पेमेंट होता है, ये भी सेल ऑफ गुड्स है। दिस इज द सेल ऑफ गुड्स आल्सो। There may be immediate payment of price. There may be immediate payment of price, but it may be agreed that the delivery is to be made at some future date. ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट फटाक से कर देते हो, बट डिलीवरी बाद में होता है। ये ऐसा कब होता है जानते हो? घर में बहन की शादी है समझना, सिस्टर्स मैरिज, और दीदी का, जो भी हो, सिस्टर्स मैरिज, शादी है दीदी का या बहन का। तो अपने इंडियन सोसाइटी में ये बहन लोगों का शादी ना काफी मतलब प्रेस्टिजियस होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्रेस्टिजियस इसलिए होता है बिकॉज वो क्या है ना, बहन का शादी होगा तो धूमधाम से होगा और किसी के सामने नाक नहीं कटना चाहिए। तो इसलिए जैसे मानो कि आप पंडाल वालों जो होता है, ठीक है, जो पंडाल करेगा शादी के लिए, ब्याह के लिए, जो पंडाल बनाएगा, या फिर जो फूड सप्लाई करेगा, सपोज आपको त्योहार में फूड सर्विस जो देगा आपको, क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई पंडाल वाले को पेमेंट पहले दे के आते हैं? कुछ तो एडवांस करना पड़ता है, नहीं तो पंडाल वाले आएगा नहीं। फूड सर्विस वाले को भी ना हम लोग पेमेंट करके आते हैं, नहीं तो वो काम करता नहीं। क्या ऐसा होता है? प्लीज बताना। हाँ सर, होता है ऐसा। तो फूड सर्विस वाले, पंडाल वाले, इस ऐसा केसेस में हम क्या करते हैं, पेमेंट इमीडिएट कर देते हैं, बट हमें सर्विस कुछ देर बाद मिलेगा। सर सिर्फ ऐसा केस में ही क्यों, फ्लिपकार्ट, अमेजन में भी तो आजकल होता है, हम पेमेंट कर देते हैं बट मेरा डिलीवरी फ्यूचर डेट में आता है। हाँ सर, वो भी है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितना तरह से हो रहा है, देखो सर, 6 टाइप्स में हो सकता है। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, दोनों एक साथ। Delivery goods immediately, payment भी immediately. It may be agreed, point 5, it may be agreed that the delivery or payment or both are to be made in installment. दोनों installment में होगा, मतलब प्रोडक्ट भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में होगा। ऐसा किस केस में होता है? कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हो? एनीवन? किसका दिमाग में जोर है, देखते हैं। प्रोडक्ट भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ऐसा कौन सा केस में हो सकता है? पॉइंट नंबर 5 का एग्जांपल बताओ ना सर। प्रोडक्ट भी इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में। स्कूल फीस
हाँ, स्कूल ट्यूशन फीस बोल सकते हो, स्कूल ट्यूशन फीस भी बोल सकते हो। गुड्स में कुछ बता सकते हो? गुड्स में, सर्विस में ऑब्वियसली ट्यूशन फीस ऐसा होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, ऑब्वियसली होता है। और जो भी सर्विस होता है वो भी धीरे धीरे मिलता है। बट गुड्स में कोई एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि भाई गुड्स भी धीरे धीरे मिलेगा और पेमेंट भी धीरे धीरे मिलेगा। सर मास्काबाड़ी खावर। इसका खबर सर सीमेंट। सीमेंट, सीमेंट में ऐसा होता है क्या? सर मास्काबाड़ी। हाँ, मंथली जो फूड सिस्टम होता है, फूड डिलीवरी सिस्टम होता है, मंथली फूड डिलीवरी। वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फूड डिलीवरी जो बिजनेस जो होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि भाई पूरा मंथ का खाना वो धीरे धीरे देता है और वो भी पेमेंट वीकली बेसिस में पेमेंट करता है। हाँ, मंथली फूड डिलीवरी, ये एक बहुत अच्छा है। सीमेंट के बारे में जो लोग बोला, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग घर बनाते हैं और 2-4 बोरा, 5 बोरा, 10 बोरा सीमेंट लाते हैं, फिर उसका पेमेंट करता है, फिर कुछ देर बाद कुछ सीमेंट आता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो चलो आप लोगों को, लेकिन ये फूड डिलीवरी बिजनेस में ऐसा बहुत ये नॉर्मल है। सीमेंट का केस में एकदम नॉर्मल ना भी हो सकता है, कोई कर भी सकता है, बट मंथली फूड डिलीवरी बिजनेस में ऐसा बहुत होता है। इट्स अ वेरी कॉमन, वेरी गुड एग्जांपल। ओके, चलो सर, आप लोगों का दिमाग अच्छा काम कर रहा है। इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, 6 पॉइंट देखो, इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। पेमेंट भी फ्यूचर में होगा, डिलीवरी भी फ्यूचर में होगा। ये तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल से ही बता सकता हूँ, है ना। फ्लिपकार्ट अमेजन में दोनों होता है ना। भाई फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर करते हो तो वो बोलता है कि भाई 21 अक्टूबर को मिलेगा, 21 अक्टूबर को मिलेगा। कोई बात नहीं, 21 अक्टूबर पे तुम दो और 21 अक्टूबर में मैं पेमेंट करूंगा। तो फ्यूचर डेट में आज 10 अक्टूबर में डील कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट मेरे घर में लैपटॉप पहुंचा दो, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्लिपकार्ट मुझे बोल रहा है कि हाँ भाई लैपटॉप पहुंचा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, बट 21 अक्टूबर। तो वो 21 अक्टूबर को लैपटॉप लेके आता है और मैं 21 अक्टूबर को उनको पेमेंट करता हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितना तरह से हो सकता है, एक तरीका नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, गजब गजब तरीका है। 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपने देखा। क्या क्लियर है ये पॉइंट? प्लीज टेल मी। यस सर। मजा आ रहा है सर? क्या जबरदस्ती मजा, कोई फुटबॉल थोड़ी खेल रहा है। अरे सर, पढ़ाई और फुटबॉल में कितना फर्क थोड़ी ना है, खेलो तो सही। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कुछ सब्जेक्ट मैटर भी होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्टेन क्लोथ टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सर्टेन मिल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई कपड़ा बनने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दिया जा रहा है कपड़ा का, जो कोई सर्टेन मिल बनाएगा, ठीक है, एक मिल का, एक कंपनी है जो बनाएगा, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। एक कपड़ा का मिल है, एक क्लोथ का फैक्ट्री है, क्लोथ का फैक्ट्री है, और ये एक क्लोथ का मर्चेंट है, ठीक है, जो कपड़ा को फैक्ट्री में देके बनाते हैं। तो मर्चेंट बोल रहे हैं कि हम ये फैक्ट्री से बनाएंगे और फैक्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क्स भी बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ सर्टेन क्लॉथ टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन मिल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई, तुम जब मुझे क्लॉथ का सप्लाई करेगा तब मैं तुम्हें क्लॉथ मैन्युफैक्चर करके देगा, तब मैं तुम्हें क्लॉथ मैन्युफैक्चर करके देगा। बट जब तक तुम क्लॉथ मुझे सप्लाई नहीं करोगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है। ये एक सिंपल है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब सब्जेक्ट मैटर, भाई क्लॉथ फैक्ट्री तभी सेल कर सकता है जब तक मर्चेंट उसको क्लॉथ का सप्लाई करेगा। सिंपल, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7, ये सेक्शन 6 था। मतलब मानो ये गुड्स पेरिश का मतलब समझ में आ रहा है। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो चीज खराब हो जाता है। मतलब जैसे ये पेरिशेबल गुड्स में मैं एग्जांपल ले सकता हूँ दूध का, वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, है ना। वेरी गुड, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, मिल्क है। इस तरह का गुड्स ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है।
मिल्क तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब आज का दूध कल नहीं बिकेगा। तो एक बंदा ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज आपके घर में बगल में ही एक दूध वाला है, ठीक है, जो दूध वाले के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो कि आपके घर में नेक्स्ट दिन ऑकेशन है और ऑकेशन में आपको 100 पैकेट्स ऑफ दूध लगेगा। तो बी जो है ये आपके घर के सामने का दूध वाला है और आप ए हो, लेकिन बी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया दूध देने का, लेकिन ये दूध पेरिश हो, ये जो दूध है ये दूध पेरिशेबल हो। मतलब क्या हुआ, A agrees to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown, ठीक है, जैसे दूध का बात है, सिमिलरली यहाँ पर wheat का बात हो रहा है। A agrees to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown due to waterlogging. All the goods stored in the godown are destroyed at the time of agreement. तो घर में पानी भर गया और सारा का सारा गुड्स खराब हो गया। तो ये जो गुड्स पेरिश हो जाता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भॉइड हो जाएगा, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, भॉइड हो जाएगा। भॉइड का मतलब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर दूध वाला भी आपको सड़ा हुआ दूध देता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। इसका भी गलती नहीं है, उसने देखा नहीं या फिर ज्यादा गर्मी था, हो गया है, शायद फ्रिज में नहीं रख पाया था या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो ये 100 पैकेट ऑफ दूध जो है ये पूरा बेकार हो जाएगा। तो आपके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर जो पानी में भिगा हुआ व्हीट जो है, उसके केस में भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो अल्टीमेटली अगर पेरिसेबल है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही खराब हुआ है तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद होता है तो फिर वो तो भुगतना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे सेलर ने भी आपको सही चीज दिया था और बायर ने भी सही चीज दिया था, लेकिन बाद में खराब हुआ, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये सब्जेक्ट टू प्रूफ भी है, ये सब्जेक्ट टू प्रूफ भी, जैसे दूध के केस में प्रूफ करना पड़ता है। आप जब लाए थे आपको क्या पता खराब होगा, लेकिन जैसे आप उसको उबाल रहे हो तो वो कट गया, और जो भी कट रहे हो वो कट रहा है। दूध कट जाता है ना सर, आप लोग जानते हो, दूध में उफन लाना पड़ता है, घर में बॉइलिंग करते हैं हम लोग बाजार से लाके, और फिर उसमें उफन लाते हैं और वो बार बार कट जा रहा है, दूध कट जाते हैं या फिर फट जाता है, जो भी बोलते हो आप लोग अपने अपने भाषा में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि इस तरह का मैटर होता है सेल ऑफ गुड्स में। प्राइस भी डिटरमाइन होता है, प्राइस भी डिटरमाइन होता है, ठीक है, आपको इसका प्राइस भी डिटरमाइन करना पड़ता है। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझ में आ गया है। प्राइस डिटरमिनेशन, असर्शन ऑफ प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। एक प्राइस का एग्जांपल में गजब एग्जांपल है, ध्यान से देखो। P is having 2 bikes, P के पास 2 बाइक है, प्लीज ध्यान से देखना, लास्ट एग्जांपल है। He agrees to sell both of the bikes to S. वो दोनों बाइक S को सेल करना चाहता है at a price to be fixed by the Q. बट वो दाम कौन तय करवाया, Q ने तय करवाया, मतलब Q ने डिसाइड करेगा। Q डिसाइड कर भी दिया कि भाई P वो 2 बाइक S को क्या दाम पे बेचेगा। He gives delivery of 1 bike immediately, दोनों बाइक इमीडिएटली डिलीवरी कर दिया, बट Q जो है ना refuses to fix the price. अब Q अचानक से दाम फिक्स करने में इनकार कर रहा है। As such, P asks S to return the bike already delivered. अब P बोल रहा है कि भाई जो 2 बाइक हम तुमको दे दिए, जो Q अभी बोल रहा है कि हम दाम डिसाइड नहीं करेंगे, तुम दोनों बाइक मुझे वापस दो। While S claims for the delivery of the second bike, अब एक बाइक दे दिया था, अब S बोल रहा है नहीं हमको दूसरा बाइक भी चाहिए। In the given instance, buyer S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. जैसे अगर फर्स्ट बाइक ले लिया था, कौन लिया था, एस यहां पर बायर है, पी यहां पर सेलर है। पी इज द सेलर, 2 बाइक है, फर्स्ट बाइक एंड सेकेंड बाइक। पी एस सेलर को सेल करेगा, एस बायर को सेल करेगा, और पी सेलर है, एस बायर है, उसको सेल करेगा, बट क्यू प्राइस डिसाइड करेगा। अब जब सेल हो रहा है, मतलब पी जब क्यू को एस को दे दिया, उस टाइम पे क्यू बोल रहा है एक बाइक दे दिया, फर्स्ट बाइक दे दिया, तब क्यू बोल रहा है कि हम दाम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वो सोचा था पहले कि भाई हाँ जो भी दाम मैं बोलूंगा सही बोलूंगा, बट बाद में उसको लगा कि भाई इनके बीच में क्या पड़ना। बट पी ने एस को बाइक दे दिया, अब एस के पास एक बाइक आ गया, तो इस केस में अब पी बोल रहा है कि भाई क्यू तो दाम डिसाइड नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें बाइक नहीं दे सकता, लेकिन एक बाइक ऑलरेडी एस ने ले लिया। अब एस बोल रहा है कि हमें सेकेंड बाइक भी चाहिए,
तो लॉ कहता है एज रिगार्ड द सेकंड बाइक द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, मतलब पी सेकंड बाइक का डिलीवरी नहीं हुआ, नॉट डिलीवर्ड, बट फर्स्ट बाइक डिलीवरी हो चुका है, तो एस को क्या करना है, रीजनेबल प्राइस पी को देना है, जो भी रीजनेबल मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर बाइक का। बट सेकंड बाइक के केस में पी डिलीवरी ना करके इनकार कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइस असर्टेनमेंट होता है सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के केस में। एनालिसिस में बताता है हेलो हेलो লাইভ ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। हेलो।
हेलो हेलो স্যার हाँ आवाज হ্যাঁ স্যার আসছে হালকা স্যার কেটে ओके কেটে ओके যাচ্ছে তো एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है मेरे लोकेलिटी में, दैट्स व्हाई एकदम नहीं आ रहा है आवाज, देखो तो ভাই আবার ঠিক আছে স্যার ओके ओके क्लास जस्ट हुई कंप्लीट ही हो चुका है, मैं बस आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला था, टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस है, आप एक बार क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस को एक बार आप लोग गो करना है। मैं स्क्रीन शेयर किया, ये देखो टेस्ट योर नॉलेज में काफ़ी एमसीक्यूज दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट एमसीक्यू को एक बार घर में गो थ्रू करो, ठीक है। कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में सारा का सारा डिस्कस कर चुका, ठीक है। आप एक बार ये सब चीज़ों को गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी पूछेंगे, डिस्कस भी करेंगे और एडवांस टॉपिक में जो भी और मोर एडवांस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। किसी के मन में कोई सवाल है रिगार्डिंग टुडेज क्लास तो आप कर सकते हो। रिगार्डिंग टुडेज क्लास अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। अगर कोई और कुछ बात करना है तो वेट कर जाओ, ठीक है, बात करता हूँ आपसे। कैसा क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो नहीं आ रहा है नहीं, क्लियर में आवाज नहीं आ रहा है। क्या उसमें ज्योति प्रिया रश्मि साउंड नहीं आ रहा है না স্যার সে কেটে কেটে যাচ্ছে। ডিজে মিউজিকের মতো কেটে 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 যাচ্ছে ऐसे तो कंप्लीट हो चुका है। কিছু বুঝতে পারছি না দাদা, কেটে যাচ্ছে। एक बार रिजॉइन करो।